पिछली क्लासेस में हमने पढ़ चुके थे आवेशीकरण की विधियां, जिसमें 3 तरीकों से हम वस्तु को आवेश दे सकते थे। पहला घर्षण के द्वारा, दूसरा चालन के द्वारा और तीसरा प्रेरण के द्वारा। घर्षण एक ऐसी विधि थी जिसमें 2 वस्तुओं का हम घर्षण कराते थे, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी वस्तु में चले जाते थे। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते थे वह धनावेशित हो जाती थी और दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती थी। तो घर्षण के द्वारा हम आवेश दे सकते हैं। दूसरे नंबर की विधि थी चालन के द्वारा। चालन के द्वारा आवेश कैसे दिया जा सकता है? यदि एक वस्तु में पहले से करंट है और उसको आप किसी एक ऐसी वस्तु के साथ रख देते हैं जिसमें कोई भी करंट नहीं है, निरावेशित है, तो निरावेशित वस्तु में वही करंट चला जाता है जो आवेशित वस्तु में रहता है। कहने का अर्थ है, यदि जैसे आवेशित वस्तु है कोई, आवेशित वस्तु में धनावेश रखा हुआ है, धनावेश है, पूरे सिरों पर धनावेश है और उसी के संपर्क में स्पर्श कराते हुए हम एक ऐसी वस्तु को रख देते हैं जिसमें कोई भी करंट नहीं था पहले, तो उस पर वही चार्ज आ जाता है, वही आवेश आ जाता है जो आवेशित वस्तु का था। तो दोनों में प्लस चार्ज आ जाएगा। यह विधि क्या कहलाती थी? यह कहलाती थी चालन। तीसरे नंबर में प्रेरण के द्वारा आवेशन। प्रेरण के द्वारा आवेशन में 2 वस्तुओं को संपर्क में रखा जाता है कि लेकिन उनको स्पर्श नहीं कराया जाता। जैसे एक वस्तु जिसमें धनावेश है, ये एक वस्तु जिसमें धनावेश है और इसी के समीप हमें एक ऐसी वस्तु रखना जिसमें कोई भी चार्ज ना हो। तो ये मैंने जैसे एक वस्तु रखा जिसमें कोई भी चार्ज नहीं है, तो पास में रखने पर जो निरावेशित वस्तु है जिसमें कोई भी चार्ज नहीं है, उसके पास वाले सिरे पर विजातीय आवेश, मतलब इससे जस्ट विपरीत आवेश आ जाता है और दूर वाले सिरे पर सेम प्लस चार्ज आ जाता है, मतलब सजातीय आवेश आ जाता है। विजातीय आवेश मतलब कि अलग अलग आवेश, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो वो विजातीय कहलाएंगे। और सजातीय मतलब जैसे दोनों प्लस प्लस हैं या दोनों माइनस माइनस हैं, तो वो विजातीय कहलाते हैं। चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा, इसके बाद वाला टॉपिक है आवेश के मात्रक की बात करते हैं। आवेश के जो मात्रक हैं वो किस आधार पर दिए गए हैं देखते हैं। आवेश की बात करते हैं तो आवेश किसी वस्तु का एक ऐसा गुण है जिसे प्राप्त करने के बाद कोई वस्तु क्या हो जाती है, हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। आवेश का जो एसआई मात्रक है वैज्ञानिक कूलाम के नाम पर दिया गया है। ये देखिए, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है जो वैज्ञानिक के नाम पर दिया गया है। कूलाम को हम अगर पूरा लिखना है तो कूलाम भी लिख सकते हैं, और यदि सांकेतिक रूप लिखना है इसका तो कूलाम को कैपिटल C से प्रदर्शित किया जाएगा। 12C लिखा हुआ, इसका मतलब किसी वस्तु में 12 कूलाम आवेश उपस्थित है। चलिए, इसके बाद इसे दर्शाने के लिए हम कैपिटल Q का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मॉल q का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आवेश को दर्शाने के लिए हम Q का इस्तेमाल करेंगे या कैपिटल Q का या स्मॉल q का इस्तेमाल करेंगे। अब CGS मात्रक की बात करते हैं तो आवेश का जो CGS मात्रक होता है वो होता है स्थैत कूलाम या फ्रैंकलिन। इसके बाद अब एक कूलाम आवेश को परिभाषित करना है आपको, तो उसे हम परिभाषित किस तरह से करेंगे? देखिए, हम जानते हैं कि किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में प्रति सेकंड, T मतलब समय, Q मतलब आवेश, तो प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा की सामर्थ्य कहते हैं। या ऐसा भी बोला जा सकता है किसी चालक में प्रवाहित आवेश की जो दर होती है, प्रवाहित आवेश की जो दर होती है वो क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। I बराबर Q और बटे में T आ जाएगा। यहाँ से अगर हम Q का मान निकालें तो Q बराबर कितना हो जाएगा? I और T का गुणा कर देते हैं तो Q बराबर कितना आ गया? IT आ गया। Q बराबर I इंटू T, ये आ गया। अब यहाँ से हमें आवेश का दूसरा एक मात्रक मिल जाएगा, वो हो जाएगा आवेश का एक दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का क्या हो जाएगा? एम्पियर, और गुणा T मतलब कितना हो जाएगा? सेकंड, तो एम्पियर गुणा सेकंड हो जाएगा। अब यदि हमें यहाँ से एक कूलाम आवेश को परिभाषित करना है तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, लेकिन एक कूलाम के लिए लिखना है एम्पियर के लिए क्या जाएगा? विद्युत धारा का 1 एम्पियर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, और गुणा समय के लिए हम 1 सेकंड लिख देते हैं। तो जब भी 1 एम्पियर, 1 कूलाम या 1 न्यूटन
जैसी परिभाषाएं लिखना है आपको राइट हैंड साइड में भी राशियों को एक मानना पड़ेगा, इकाई मानना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, एक कूलाम आवेश किसे कहेंगे? यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर धारा, यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए, यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो उस चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा 1 कूलाम कहलाती है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 1 कूलाम आवेश को। चलिए अगले नंबर में है, इसी के बाद हम बात करते हैं। ये लिखा हुआ देखिए, 1 कूलाम बराबर 1 एम्पीयर गुणा 1 सेकंड, अर्थात यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उस चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा को 1 कूलाम कहते हैं। आवेश का जो विमीय सूत्र है वो भी यहीं से निकलेगा। देखें, आवेश का जो विमीय सूत्र है वो कहाँ से निकलेगा? कूलाम बराबर या आवेश बराबर, हमने पढ़े थे अब भी, आवेश बराबर है ना विद्युत धारा गुणा समय। तो यहाँ से विद्युत धारा का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है A और समय का होता है T। तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? AT बन जाएगा। और इसे अगर पूरे रूप में लिखा जाए तो M0 L0 AT बन जाएगा। ये अधिकतर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप विशेष रूप से इसे याद करें। M0 L0 AT होता है इसका आवेश का विमीय सूत्र। इसके बाद है विद्युत आवेश के मूल गुण। तो मूल गुण में 3 प्रकार के इनके गुण हैं आवेश के। पहले नंबर में है आवेश का संरक्षण, दूसरे नंबर में है आवेशों की योज्यता और तीसरे नंबर में है आवेशों का क्वांटीकरण। चलिए, आवेशों का संरक्षण मतलब क्या होता है कि आवेश को ना ही आप उत्पन्न कर सकते हो, ना ही नष्ट कर सकते हो, या एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो सकता है। और एक उदाहरण के माध्यम से भी इसको समझते हैं। ये देखिए लिखा है आवेशों का संरक्षण, इस नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। विलगित निकाय मतलब कि जो वातावरण पर निर्भर नहीं करता या फिर किसी दूसरे निकाय पर निर्भर नहीं करता। चलिए देखिए, सरल शब्दों में हम कहें तो किसी निकाय में धनावेश और ऋणावेश का बीजगणितीय योग सदैव नियत बना रहता है, ठीक है, इक्वल बना रहता है। जैसे कांच की छड़ का घर्षण यदि रेशम से कराते हैं, कांच की छड़ का घर्षण यदि हम किससे कराएं? रेशम से कराएं, ये कांच की छड़ जिसका घर्षण यदि किससे कराएं? रेशम से कराते हैं, तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले जाते हैं? रेशम में चले जाते हैं। तो जितना धनावेश यहाँ पर उत्पन्न होगा उतना ही ऋणावेश रेशम पर उत्पन्न होता है। तो दोनों की संख्या इक्वल हो गए, फिर शून्य हो जाएगा। मतलब जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज रहेगा। परमाणु की बात करते हैं तो परमाणु में जितना धनावेश नाभिक में रहता है उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। मतलब परमाणु कैसा होता है? उदासीन। प्लस की संख्या माइनस की संख्या के बराबर होती है, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो घर्षण कराने के बाद भी सेम वही प्रोसेस रहती है कि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं वो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे वस्तु में चले जाते हैं। तो यहाँ पर धनावेश और यहाँ पर ऋणावेश की संख्या कैसी होती है? इक्वल होती, बराबर होती है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, और बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ये लिखा हुआ है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनावेशित तथा रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। अब प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात हुआ कि कांच की छड़ में उत्पन्न धनावेश रेशम के कपड़े में उत्पन्न ऋणावेश के ठीक बराबर होता है। अगले नंबर में है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता, योज्यता का सीधा सा अर्थ होता है जुड़ना या जोड़ना, ठीक है, एडिशन। देखिए कैसे, यदि हम कहें किसी वस्तु में जो चार्ज है, किसी वस्तु में जो चार्ज है वो इस प्रकार से है ना, प्लस क्यू की बात करते हैं, +2Q है, +3Q है, -4Q है, +7Q है। तो टोटल इस पर कितना चार्ज होगा? तो आवेशों की योज्यता का सीधा सा अर्थ होता है कि जो टोटल आवेश होता है वो भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इनके सभी की योग के बराबर हो जाएगा। +Q, +3Q, +2Q, -4Q ना, और +7Q। तो टोटल जो चार्ज आ जाएगा इनको जोड़ने पर वही इस वस्तु का टोटल आवेश होगा। इसे योज्यता कहा जाता है। जैसे 3 और 1 4 और 2 6, 6 और 7 अगर जोड़ते हैं तो हो जाएगा 13Q,
और इसमें से 4Q घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 9Q। तो इस वस्तु पर जो टोटल चार्ज होगा वो 9Q होगा। तो योज्यता मात्र एक ऐसा गुण है जिसमें हम वस्तु का टोटल चार्ज हम निकाल सकते हैं अलग अलग आवेशों को जोड़कर। आवेशों के बीजगणितीय योग से प्राप्त किया जा सकता है। किसी निकाय में जो टोटल आवेश है वो बीजगणितीय योग से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे एक वस्तु +2Q + 7Q - 5Q - 8Q + 8Q, इस प्रकार से चार्ज है। तो टोटल जो चार्ज निकलेगा वो कैसे निकलेगा, सभी वस्तुओं का जो चार्ज है, जो वस्तु का भिन्न भिन्न चार्ज है वो उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सभी को जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ गया, Q = 4Q आ गया। अगले नंबर में है आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण का सीधा सा अर्थ होता है कि आवेश किसी वस्तु से अगर निकलता है तो वो एक पूर्ण गुणज के रूप में निकलता है। 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 3 निकलेंगे, लेकिन कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, ना ही दूसरी वस्तु में प्रवेश करते हैं। तो सीधा सा अर्थ है कि वस्तु में से जो चार्ज निकलता है वो हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में निकलता है। और वो हम गणना कैसे कर सकते हैं, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है Q = होता है ±NE। जो टोटल चार्ज है अगर हम निकालना चाहें किसी वस्तु में से तो कैसे निकालेंगे, N टोटल आवेशों की संख्या और E जो है टोटल कितने आवेश हैं उस पर, ये हम N की जगह रखते जाएंगे। और E का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल आवेश, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मूल आवेश का मान कितना होता है। तो याद रखना आप, मूल आवेश का सीधा सा अर्थ होता है किसी भी वस्तु में 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन में जितना चार्ज होता है। अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन में जो चार्ज होता है +1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम, और इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है -1.6 10⁻⁻⁹ कूलाम। तो सेम दोनों में परिमाण तो बराबर रहता है चार्ज का, प्रकृति बस अलग अलग रहती है। तो मूल आवेश का जो टोटल मान होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, मूल आवेश का मान होता है। तो आवेशों का क्वांटीकरण का अर्थ क्या है, देखिए आप, आवेश के क्वांटीकरण का अर्थ है कि प्रकृति में आवेश सतत रूप से विद्यमान नहीं है, बल्कि यह आवेश की एक निश्चित न्यूनतम मात्रा E के पूर्ण गुणजों के रूप में पाया जाता है। E के पूर्ण गुणज मतलब 1, 2, 3, 4 N का मान हो सकता है। हम किसी वस्तु को ±E, ±2E, ±3E आवेशित कर सकते हैं। +E +2, देखिए 1, 2, 3 ऐसा चलते जाएगा, लेकिन हम इसे 1.5, 2.7 इस तरह से अंकों में परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि आवेश जो निकलता है वो हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में निकलता है वस्तु का घर्षण कराने से। अर्थात Q ±NE, N 1, 2, 3, 4 फिर E क्या है, वहाँ पर मूल आवेश है, ये लिखा हुआ है। ये एग्जाम में पूछा जाता है मूल आवेश किसे कहते हैं। मूल आवेश का अर्थ क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं। इसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है कि सोडियम पर आपको आवेश की गणना करना है कि सोडियम में कितना आवेश होता है। सोडियम में आवेश की गणना करने के लिए आपको सोडियम का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा, तो ये सोडियम की अगर हम बात करते हैं तो इसका संकेत होता है 11। तो ये जो 11 दिया गया है ये होगा N का मान, ठीक है। टोटल जो उसमें इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है वो 11 है ना। इसके बाद N का मान 11 हो गया। E का मान आप जानते हैं कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और यहाँ से हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, Q ±NE होता है। तो Q बराबर हो जाएगा +-N का मतलब कितना हो जाएगा 11 गुणा E का मतलब कितना हो जाएगा 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो Q बराबर हो जाएगा 11 और 16 का जब आप गुणा करेंगे तो ये आ रहा है 17.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। इसका जब गुणा करेंगे तो एक अंक के पहले दशमलव लगेगा और यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्लस माइनस। अब देखिए प्लस माइनस यहाँ पर दोनों चिन्ह क्यों दिए गए हैं। प्लस तब लगेगा जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वस्तु धनावेशित हो जाती है। माइनस तब लगेगा जब हमें प्रश्न में बोला जाएगा कि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी, तो वहाँ सिर्फ माइनस चार्ज आएगा। तो इस तरह से सभी तत्वों में कितना आवेश है वो निकाल सकते हैं। अब अगले नंबर का टॉपिक रहेगा हमारा विद्युतशीलता।
विद्युतशीलता की बात करते हैं। विद्युतशीलता मतलब क्या होता है? विद्युतशीलता का सीधा सा अर्थ होता है कि कोई भी वस्तु जो है अगर किसी विद्युत क्षेत्र में उसको रखा जाए, है ना, जहाँ पर करंट हो, तो विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर वह उस विद्युत क्षेत्र का कितना विरोध करती है ना, उसकी जो माप है वो क्या कहलाती है? विद्युतशीलता कहलाती है। जैसे हम बात करते हैं किसी विद्युत क्षेत्र में यदि लकड़ी को रखा जाए तो वो उसका कितना विरोध करती है, लोहे को रखा जाए तो वो कितना विरोध करेगा, पानी को रखेंगे तो कितना विरोध करेगा। इनकी जो माप है वो विद्युतशीलता कहलाती है। किसी पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर उस पदार्थ द्वारा विरोध की माप बताता है। जैसे हम बात करते हैं, अगर ये लकड़ी की क्षण लकड़ी रहती, यहाँ पर मैं करंट देता और इसका यहाँ इस वाले सिरे को पकड़ लेता तो मुझे करंट नहीं लगता। इसका मतलब ये कि यहाँ से यहाँ तक जाने में करंट को प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। उस प्रतिरोध का जो मान है, विरोध का जो माप है, वही विद्युतशीलता कहलाती है। और ये हर एक वस्तु में अलग अलग होती है। लोहे की क्षण में आपको बहुत जल्दी करंट लग जाता है क्योंकि वो उसका बहुत कम विरोध करता है, आसानी से जाने देता है, तो उसकी माप अलग होगी। अगर हम लकड़ी की बात करते हैं तो उसके विरोध की माप अलग होगी। कांच की क्षण की बात करते हैं, उसके विरोध की माप अलग होगी। तो जो विरोध की माप है उसी को विद्युतशीलता कहा गया है। अब यहाँ पर सिर्फ एक का दिया गया है कि वायु या निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है वो कितनी होती है। वायु या निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है वो होती है 8.854 × 10⁻⁻12 न्यूटन कूलाम का स्क्वायर और बटे में न्यूटन इंटू मीटर। अगर न्यूटन को हम ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, मीटर को भी ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो कूलाम का स्क्वायर बटे में न्यूटन मीटर का स्क्वायर होता है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एप्सिलॉन नॉट का जो मान है वो कितना होता है, इसे दर्शाने के लिए हम इस संकेत का उपयोग करेंगे जिसको हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये वाला जो संकेत आप देख रहे हैं, इस संकेत को पढ़ा जाता है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट पढ़ा जाता है इसको, और इसका जो मान होता है 8.854 × 10⁻12 न्यूटन कूलाम का स्क्वायर और बटे में न्यूटन मीटर का स्क्वायर होता है। ये मान आप विशेष रूप से याद रखें, ये पूछा जाता है। इसको हम वायु या निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। अगले नंबर का टॉपिक है फिर इसके बाद परावैद्युतांक, जिसको हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। परावैद्युतांक का मतलब क्या होता है? परावैद्युत का सीधा सा अर्थ होता है कुचालक पदार्थ। तो परावैद्युतांक का मतलब होगा कि किसी वस्तु में उसके कुचालक होने की जो माप है वो क्या कहलाएगी? परावैद्युतांक कहलाएगी। कोई पदार्थ कितना कुचालक है, हर एक वस्तु में आवेश को प्रवाहित करने की दर एक सी होती नहीं है। हर एक जो आवेश का प्रवाह करते हैं वो अलग अलग करते हैं। तो अलग अलग करने के कारण उनके परावैद्युतांक अलग अलग होंगे कि वो अपने अंदर से जो प्रवाह करते हैं आवेश का, वो एक लिमिटेशन रहती है कौन कितना आवेश प्रवाहित करेगा। तो डाइलेक्ट्रिक या परावैद्युत का सीधा सा अर्थ होता है कि कुचालक पदार्थ, और उसमें क्या जुड़ गया? देखिए अंक जुड़ गया, परावैद्युत और अंक परावैद्युतांक बन गया। तो यहाँ पर एक ऐसा कांस्टेंट या हमें एक ऐसी राशि मिलेगी जो ये बताएगी कि कोई पदार्थ कितना कुचालक है, उसकी माप बताएगी हमें। देखिए ये लिखा है, परावैद्युत वे कुचालक पदार्थ हैं जिनके भीतर विद्युत धारा आरोपित करने पर वे ध्रुवित हो जाते हैं। ध्रुवित का सीधा सा अर्थ है कि जब किसी वस्तु को अगर करंट दिया जाए, विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, तो उनमें प्लस और जो माइनस की जो व्यवस्था है वो किस तरह से हो जाती है। प्लस और माइनस, ये ध्रुवित हो जाना, इस तरह से ये प्लस माइनस लिख सकते हैं। जैसे ही आप करंट देते हो तो ये व्यवस्था जो है प्लस और माइनस की जो व्यवस्था एक सही तरीके से हो जाती है, तो पदार्थों को ध्रुवित हो जाना कहा जाता है। जैसे यहाँ पर बात करेंगे वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मिट्टी का तेल, मोम, अभ्रक, ये दिए गए हैं। इनमें आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर करंट की बात करें तो हम धातुओं में करंट लगता है तो उनकी जो परावैद्युतांक होता है वो कैसा होता है? अनंत होता है। और वायु में जो करंट है वो कम लगता है ना। जैसे वायर खुला भी हुआ है तो हम अगर आसपास जैसे जा रहे हैं तो हमें करंट नहीं लगता, ठीक है। तो वायु क्या है? विद्युत की कुचालक है, मतलब चालकों में ही है लेकिन बहुत कम करंट इसमें लगता है, ना के बराबर, इसलिए हम इसे कुचालक में रखते हैं। फिर नेक्स्ट में ऑक्सीजन आया, नाइट्रोजन आया, हाइड्रोजन आया,
मिट्टी का तेल आया, मोम आया, अभ्रक आया, कांच, पानी, धातु। अधिकतर जो पूछा जाता है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है, तो आप याद रखेंगे धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है अनंत, और वायु का परावैद्युतांक कितना होता है 1.00। तो यहाँ पर हम सीधा सा ये लिख सकते हैं कि वायु का परावैद्युतांक कितना होता है 1 होता है। वायु का जो परावैद्युतांक होता है वो 1 होता है, और धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है इनफाइनाइट। अब परावैद्युतांक का आप सीधा सा 1 लाइन में आंसर सुना है कि परावैद्युतांक का सीधा सा अर्थ होता है कोई वस्तु कितना कुचालक है ना, कितनी कुचालक है, उसका जो माप है या उसके लिए हमें जो अंक प्राप्त होता है उसे हम परावैद्युतांक कहते हैं। ये लिखा किसी पदार्थ के ध्रुवित होने की जो मात्रा है को उसके परावैद्युतांक या परावैद्युत स्थिरांक से मापा जाता है। तो इनमें ध्रुवित होना मतलब जिनमें प्लस और माइनस की व्यवस्था जो रहती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। मतलब जैसे हम धारा प्रवाहित करते हैं तो वो पहले नंबर में वायु है कि प्लस और माइनस की व्यवस्था बहुत जटिल हो जाएगी और उनमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल नहीं पाएंगे, तो वो चालन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर वायु सबसे ज़्यादा ध्रुवित होती, फिर धीरे 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 कम ध्रुवित होने में धातु आ जाएंगे, धातुओं का परावैद्युतांक जिसमें अनंत हो जाता है। उदाहरण दिए गए हैं अभ्रक, कांच, कागज आदि। अब अगर हम परावैद्युतांक के का मान निकालना हो तो हम क्या करेंगे, माध्यम की विद्युतशीलता में किसका भाग दे देंगे, निर्वात की विद्युतशीलता का भाग दे देंगे। निर्वात की विद्युतशीलता जस्ट आपने अब भी जस्ट पढ़े हो, देखो आप यहाँ पर निर्वात की विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान होता है 8.854 गुणा 10⁻⁻12 कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर का स्क्वायर।